All right. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। रोजे अच्छे गुजरे सर आपके? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए, आप लोगों के रोजे ठीक गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला कबूल करे। हाँ। अच्छा, आमीन। ओके, हम अब अपना सिक्स लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वी आर स्टार्टिंग, एंड एज यूजुअल आई ऑलवेज आस्क यू कि हमारे प्रीवियस लेक्चर्स या लैब किसी चीज़ के बारे में आपके कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे बताइए बिफोर वी प्रोसीड। नो सर, नो नो क्वेश्चन। प्रॉब्लम, ओके, ऑलराइट। सो अच्छा, अब हमने लास्ट टाइम एक रीजनेबल टाइम आपको ये कन्विंस किया कि प्रेजेंट टाइम में जो डिज़ाइन करने का डीएलडी का था, हमने आपको एक पूरा ये मैंने आपको बनाया था कि हमने जो जो क्लासिकल स्मॉलर सिस्टम डिजाइनिंग, जो कि अभी स्मॉलर सिस्टम डिजाइनिंग में अभी भी है, क्लासिकली स्मॉल और बिग सारों में इसको इस्तेमाल करते थे, वो अप्रोच ये थी जो हमने आपको लास्ट लैब में उसके तमाम स्टेप्स करवा दिए, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो दोबारा रिवाइज कर दिए कि जब भी हम कोई डिजिटल सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हमें ये मेजर स्टेप्स से गुजरना होता है और गुजरना चाहिए, और वही हमने आपको लास्ट लैब में करवाई कि आप डिज़ाइन रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन जो स्टेटमेंट्स की शक्ल में होती है वहाँ से शुरू करते हैं कि ये फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है, और उसके अगले स्टेप में आप उस स्टेटमेंट्स को किसी फॉर्मल शक्ल में चेंज करते हैं ताकि आप सर्किट्स बना सकें। तो एक फॉर्मल शक्ल में चेंज करने का तरीका है कि आप उसको ट्रूथ टेबल में उसकी फंक्शनैलिटी या बिहेवियर को डिस्क्राइब करें। ट्रूथ टेबल में डिस्क्राइब का मतलब है कि वो किसी किस्म की फंक्शनैलिटी है जो आपकी लैब के केस में हमने एक बहुत सिंपल सी फंक्शनैलिटी ली, एक्सक्लूसिव और फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है बाय यूजिंग सिंपलर गेट्स। ये हमारी डिस्क्रिप्शन थी, वही हमारा फंक्शन है जो मैं इस ब्लॉक, हम इस ब्लॉक को बना रहे हैं जिसमें इनपुट्स आपको पता है और उसकी आउटपुट्स हैं। फंक्शनैलिटी के वक्त ये वाले मामला तय होते हैं कि ये क्या किस किस्म का बिहेवियर करेगा, तो हमने कहा बिहेवियर ये है एक्सक्लूसिव और। तो इस फंक्शनैलिटी के लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं जो हमने बनाई। उस ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं उसकी तमाम इनपुट्स को लिस्ट करें और उन इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट्स को लिस्ट करें। तो इस फंक्शनैलिटी के लिए इन ऑल इन पॉसिबल इनपुट्स एंड देयर आउटपुट्स को लिस्ट करना इज द ट्रूथ टेबल। वो हमने बनाई अपने एग्जाम्पल जो प्रोजेक्ट लैब की थी। फिर हम एक इंटरमीडिएट स्टेप नॉर्मली जो लेते हैं वो ये है कि ये जो ट्रूथ टेबल हमने फंक्शनैलिटी की बनाई है इसको बूलियन एक्सप्रेशन में या बूलियन अलजेब्रा में इस फंक्शनैलिटी को शो करें। तो हम फिर इस टेबल से एक तरीका हमने कहा कि इस टेबल से एक्सप्रेस करने का तरीका जो हमें पता चला कि सम ऑफ मिन टर्म्स की शक्ल में इसको एक्सप्रेस करें। मिन टर्म्स आर द प्रोडक्ट टर्म्स, इसलिए इसको सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और वो ये है कि हम इस साइड पे इनपुट्स की जो चीज़ें हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इनपुट्स के तौर पे शो करें, और उसे शो करने में ये होता है कि जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ उस वेरिएबल का बार, और जहाँ पे वन है वहाँ उस वेरिएबल का नॉन बार हम लेते हैं और उसकी प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मिन टर्म कहते हैं। और ऐसी मिन टर्म्स हम हर इनपुट के लिए बनाते हैं। यहाँ मैंने वो सारी मिन टर्म्स बताई हैं। इन मिन टर्म्स में से वो मिन टर्म्स जिसमें हमारे आउटपुट पे वन है,
इस केस में वो वाले मिन टर्म खाली हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, आउटपुट इज सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स वेयर योर आउटपुट इन द टेबल इज 1। तो इस तरह ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन बन जाता है। ये बूलियन एक्सप्रेशन बनाने का एक अल्टरनेट तरीका भी है जो बाज दफ़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, वो एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि ये जो इनपुट्स हैं हम इसकी मिन टर्म्स बनाने के बजाय मैक्स टर्म्स बनाते हैं। मैक्स टर्म बनाने का मतलब है कि आप सम वाली टर्म बनाते हैं। मिन टर्म प्रोडक्ट वाली टर्म है, मैक्स टर्म सम वाली टर्म है। सम वाली टर्म बनाने का मतलब है, अगर मैं यहाँ सारे मैक्स टर्म यहाँ भी लिख सकता हूँ, जैसे ये मिन टर्म लिखे इसी तरह आप सारे मैक्स टर्म भी लिख सकते हैं। मैक्स टर्म्स लिखने का मतलब है इनपुट्स की सम की शक्ल में लिखना। जैसे अब जब इनपुट की सम की शक्ल में लिख रहे हैं तो यहाँ पर रूल हमारा ये है कि जहाँ पर 0 है वहाँ विदाउट इन्वर्शन और जहाँ 1 है वहाँ विद इन्वर्शन। ये उसका उलट है क्योंकि हम आउटपुट में भी 0 ले रहे हैं। तो इसको जैसे हम कहेंगे ए बी, ए प्लस बी, और इसको हम कहेंगे ए प्लस बी बार, इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे ए बार प्लस बी, और इसको कहेंगे ए बार प्लस बी बार। तो ये मैक्स टर्म्स ये होंगी। अब अगेन इन मैक्स टर्म्स की लिस्ट में से जिस जगह जीरोज हैं वो पोजीशन में हम उन टर्म्स को हम सिलेक्ट करेंगे। इस केस में जीरोज वाली टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे और उनके दरमियान प्रोडक्ट का साइन डालेंगे। तो अब हमारे इस केस में ये था ए बी और ये था ये दो सिर्फ हैं, ये ए बी और ये ए बार बी बार विद प्लस साइन। सो ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार। तो हम इन दो टर्म्स को लेके और उन्हें, क्योंकि सिर्फ जीरो इनके आगे है, और उन्हें प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, और क्योंकि मैक्स टर्म जो है वो सम वाली होती है तो प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह हम ये लिखते हैं। अच्छा, इस वाले का यहाँ पर हमने लिखने का शो नहीं किया हुआ, तो वो हमने डिस्क्राइब किया था। यानी इस स्टेटमेंट के तहत मुझे x लिखना चाहिए इस स्टेटमेंट के तहत। ये जैसे x मैंने सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स की शक्ल में, सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखा है, इस तरह मैक्स प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को मुझे लिखना था। मैंने यहाँ लिखा था, उसके बाद में फिर हमने मैथमेटिक्स में शो कर दिया। यहाँ पे पहले आप यहाँ लिखेंगे, लेट मी राइट, मे यहाँ लिख देते। ओके, हम ये कहेंगे आउटपुट x इज, पहला टर्म है हमारा मैक्स टर्म ये वाला a प्लस बी, और दूसरा मैक्स टर्म है हमारा a बार प्लस बी बार। ये दो मैक्स टर्म हमारे हैं जिनके आगे 0 है, इन दो को हमने लिखा और इनके दरमियान प्रोडक्ट का साइन डाल दिया। तो हम ये कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, इसका नाम है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, या मैक्स टर्म क्योंकि सम होते हैं तो हम इसको प्रोडक्ट ऑफ सम भी कहते हैं। तो इधर जहां सम ऑफ मिन टर्म्स है इसको सम ऑफ प्रोडक्ट्स कहते हैं, और जहां प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है उसे प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते हैं, POS SOP ये टर्म इस्तेमाल होती है। ये दो अल्टरनेट तरीके हैं कि हम अपने ट्रूथ टेबल से जब ये एक्सप्रेशन बनाएं। नेचुरली ये जो डिफरेंट जब एक्सप्रेशन बनाते हैं उनमें नेचुरल उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी डिफरेंट होती है। अगर हम ये सम ऑफ मिन टर्म्स वाला बनाते हैं तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली इसकी शेप एज इट इज में प्रोडक्ट टर्म के सम के तौर पर है। तो हमारे यहाँ गेट्स प्रोडक्ट्स के लिए और गेट सम के लिए होता है। तो हम प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, यानी ये प्रोडक्ट टर्म्स हैं जो पहले ले रहे हैं और इनको सम कर रहे हैं। तो इसकी नेचुरल फर्स्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलोड बाय और होगी, इस तरह के एक्सप्रेशन की।
और ऑफ कोर्स इनपुट्स में जहां फीड कर रहे हैं, वहां जहां कहीं हमें इन्वर्टेड इनपुट फीड करनी है, वहां हम इन्वर्टर लगाते हैं जो हमने लगाया। इस केस में नेचुरल एक्सप्रेशन है कि बेसिक फर्स्ट लेवल पे आपने ये एंड्स करने हैं और फिर फर्स्ट लेवल पे ये ऑर्स करने हैं और फिर उनको इस के तरीके से ज्वाइन करना है। तो इसमें पहले और के गेट होंगे इन टर्म्स के लिए और उन्हें आप एंड करेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगी वो ये होगी, ठीक। दोनों इसी फंक्शन को एक्सक्लूसिव और को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। इट विल रिजल्ट इनटू द सेम थिंग। यू कैन चेक इट अप बाय गोइंग थ्रू द राइटिंग एक्सप्रेशन ऑन द लाइंस। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ये ए बार और बी था, मल्टीप्लाई से गुजरा तो ए बार बी बन गया। इधर ए बी बार था, प्रोडक्ट से गुजरा ए डॉट बी बार बन गया। आगे और से ये और ये गुजरे तो ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म यहां गुजरेगा और ये आंसर होगा। इसी तरह आप यहां कर सकते हो। ये इसका एक्सप्रेशन वाइज चेक करने का तरीका जो मैंने असाइनमेंट में आपको कहा हुआ है, दिया हुआ है कि इस तरह आप शो करो। इसी तरह आप इस पे भी शो कर सकते हो दूसरे पर भी। अच्छा, दूसरा तरीका कि शो करने के अलावा हम जब आगे टेस्ट और वेरीफाई का स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम इन्हीं सर्किट्स के ऊपर आप यहाँ पर ये इनपुट्स देंगे 0 0 और फिर हर स्टेज पर देखेंगे कि 0 आउटपुट है, क्या आउटपुट है, और फिर उससे अगले स्टेज पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मैंने ये 0 0 इनपुट दी तो हर जगह क्या आउटपुट थी। फिर आप कहोगे मैंने 0 1 आउटपुट इनपुट दी तो फिर हर जगह क्या आउटपुट होगी गेट्स के मुताबिक। तो वही चीज एक्सप्रेशन से भी आप इसकी लाइंस पे लिख सकते हैं और वही चीज टेबल की इनपुट्स दे के हर स्टेज पर क्या आउटपुट होगी वो भी लिख सकते हैं। ये इसके फंक्शन को वेरीफाई करने में काम आएगा कि आप टेबल में जो इनपुट्स के अगेंस्ट आउटपुट्स है आप देखोगे कि वही मिल रही हैं। और एक्सप्रेशन जो आपने लिखा था आपको फाइनली स्टेज बाय स्टेज चीजें लिख के आपको एक्सप्रेशन भी वो मिल रहा है। ये आपका वेरिफिकेशंस के स्टेजेस हैं। ये काम यहाँ डायग्राम में जो हम सारे कर रहे हैं यही आप फिजिकली डिवाइस बना के सर्किट को इम्प्लीमेंट करें फिजिकली। चिप्स में ये गेट्स मौजूद हैं जैसे मैंने बताया, और वो गेट्स से आप ये लें, उन्हें कनेक्ट करें और यही बिहेवियर जो यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं आप वहाँ हमने एलईडी ऑन ऑफ की शक्ल में दिखाया कि अगर 1 है किसी जगह तो वो एलईडी हमने वहां लगा दिया और उसने ऑन हो गया, और जहां 0 था वहां हमने एलईडी ऑफ हो गया। इस तरह भी आप ये 1 0 को हम फिजिकली सर्किट बना के शो कर सकते हैं। ये हमने देखा है पिछली दफा सारी तफसील जो आपने लैब में की है, और आप इससे अब हम उसको एवेल्युएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपने समझ लिया है, और कोई प्रॉब्लम है तो आपसे कहा पूछ सकते हैं। ये बात जो टेस्ट एंड वेरीफाई है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ ये था जो हमने अभी आपको बताया कि अब आपने टेस्ट करना है और वेरीफाई करना है कि फंक्शनैलिटी सही है। तो इस बॉक्स में मैंने यूनिट अंडर टेस्ट लिख दिया। ये सारा सर्किट यहाँ पे है, ये सर्किट है। टेस्ट करने का मतलब होता है आप इसकी जो फाइनल इनपुट्स हैं, यानी इस बीच में भी कुछ स्टेजेस हैं ये वाले, मगर एक्चुअल बेसिक इनपुट और फाइनल आउटपुट ये हमारा इनपुट्स देते हैं और फाइनल आउटपुट्स को देखते हैं। फिजिकल में हम ये देखा एलईडी लगा के। यही काम आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं अगर किसी को चीज को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट करने का मतलब क्या है कि एक्चुअल इनपुट्स पे आप फीड करेंगे बाय फिजिकल डिवाइसेस, स्विचेस 1 0 दे रहे हैं, पल्सेस दे रहे हैं, कुछ चीजें इनपुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट पे लेवल्स को मॉनिटर करेंगे। ये टेस्टिंग है। और चेक करेंगे क्या वो ट्रूथ टेबल के मुताबिक है। जब ये स्टेजेस से वो चीज़ गुजर गई फिर आप प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे कि अब इस चीज़ पे सब कुछ टेस्ट हो गया तो प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर। ये एक पूरा प्रोसेस है डिजिटल सिस्टम डिजाइन का जो हमने एक सिंपल एग्जांपल पे कंप्लीट प्रोसेस को देखा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास पहले कंप्लीट प्रोसेस हो फिर उसको हम ग्रेजुअली मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। मगर जब भी इस्तेमाल करें हमें टोटल प्रोसेस पता हो। इसमें एक बात और मैंने मेंशन आपसे की जो लास्ट टाइम कि ये जो गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन है इसके भी अल्टरनेट सॉल्यूशन है। जैसे हमने यहाँ एक सम ऑफ मिनटर्म्स वाले तरीके का किया, एक
प्रोडक्ट ऑफ सम में किया, दोनों एक ही रिजल्ट दे रहे थे। इसी तरह समटाइम्स आपकी इकोनॉमिक रीजन के, सेविंग ऑफ मनी के, कन्वीनियंस ऑफ अवेलेबल, कि आपके पास अवेलेबल क्या है, समटाइम्स आपके पास ये वाले गेट्स अवेलेबल नहीं है, दूसरे गेट्स अवेलेबल थे, आपने इकट्ठे वो आपके पास मौजूद थे और आपने इम्प्लीमेंट करना था, या आपके पास मौजूद है मगर आप कह रहे हो कि मैं इसको लो कॉस्ट में बनाना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या चॉइस है। तो मुख्तलिफ यही काम करने के लिए आप एट टाइम्स डिफरेंट गेट्स की अरेंजमेंट भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको समझाया कि यही काम जो मैंने एंड और से किया, आप नैंड गेट से ये सारा काम कर सकते हो। इसी तरह फिर ये वाला काम नॉर गेट से कर सकते हो। ये भी मैंने आपको लैब टाइम में इसको बताया था कि क्यों ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, मे बी ओके, वो हमने लैब आपको उसको, फॉर सम ऑफ यू जो जिनको वो ना वो हुआ, वी कैन क्विकली, क्योंकि ये आपने बाद में करते रहना है। जैसे कि अगर आप नैंड गेट से सम ऑफ टर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये मैं इक्वलेंस ये बता रहा था। इक्वलेंस मैंने आपको बताई थी कि ओके इसको हटाते हैं, वो मैंने आपको बहुत तफसील से वो बता दी थी और मैं आपको दोबारा उसे वो कर रहा हूँ कि क्यों इक्वलेंट है। सिंपल एग्जांपल में सम ऑफ प्रोडक्ट में लेट से हम कोई ले लेते हैं। अस, अभी कोई हमारा एम एक्सप्रेशन को खाली देखना है, इक्वलेंस देखनी है, इक्वलेंस। तो अभी हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, जैसे हमने वहाँ एक्सक्लूसिव और की थी, तो वो होना जरूरी नहीं। हम वो वाली फंक्शनैलिटी पे भी आप ये इक्वलेंस चेक करोगे और आप के प्रोजेक्ट में और आपने करना है, ठीक है। मगर मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन पर ये इक्वलेंस यहाँ शो करूंगा, ताकि फिर आप उसको उस जगह अप्लाई कर सको। इक्वलेंस किसकी, सर्किट्स की इक्वलेंस है। अगर आपका एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एफ, मैं थोड़ा डिफरेंट ले रहा हूँ और जनरल ले रहा हूँ, आपका एफ आउटपुट कोई कोई आपकी फंक्शनैलिटी थी और उसका बूलियन एक्सप्रेशन था ए बी सी डी, स्मॉल ए बी लिखिए सर, ए बी प्लस सी डी। मैंने अभी यहाँ इनवर्ट्स भी नहीं लिए, सिंपल वेरिएबल। तो आप इसको अगर पहला मेथड सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मिड टर्म से इम्प्लीमेंट करो, तो हमें पता है कि इसका क्या होगा, पहले ये सारी प्रोडक्ट टर्म्स को एक लेवल पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, पहला लेवल, फर्स्ट लेवल आप ये करेंगे, सेकंड लेवल इनको इवन कैलकुलेशन जब हम कर रहे होते हैं, अगर आपको यहाँ वैल्यूज होती है कैलकुलेट करते तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको मल्टीप्लाई करते फिर इसको ऐड करते। वही प्रेसिडेंस आप सर्किट में भी उस अप्रोच को इख्तियार करते हो कि आपने कहा पहले मैं ए बी जनरेट कर लूँ, तो ए बी के लिए आपको ऑब्वियस नजर आया कि प्रोडक्ट है तो मैं ए बी एक एंड गेट से करूँ, ठीक। फिर आपने कहा ओके मैं ये टर्म भी जनरेट करें सी डी, तो मैं एक और मल्टीप्लाई है सी डी ऑब्वियस है, तो मैं एक और एंड गेट से करूँ। एंड गेट आपने चूज किया बाय नेचुरल बिहेवियर ए बी और सी डी, ठीक। अब आपको ए बी सी डी यहाँ मिल रहे हैं, जो मैंने अभी जैसे बताया, ए बी यहाँ आ गया, इधर सी डी आ गया, सी डी आ गया। अब आप चाह रहे हो कि इन्हें और इन्हें ऐड करें, तो आपने कहा ओके और गेट है फॉर दिस। ये है सम ऑफ द प्रोडक्ट वाला हमारा अप्रोच जिसको हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। और इससे आपका आउटपुट पे एफ, यहाँ एफ मैंने आउटपुट रखा हुआ है, ये मिलेगा पूरा, ये सारा ए बी प्लस सी डी यहाँ मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, हम अब कह रहे हैं कि हमारे पास वेरियस रीजन हो सकती हैं। मैंने आपको पाबंद कर दिया कि भाई ये सर्किट इंप्लीमेंट करो नैंड गेट से, या आपने देखा कि यार अगर मैं ये सर्किट बनाता हूं तो मुझे दो चिप्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, एक एंड गेट की चिप, बेशक कुछ गेट स्पेयर होंगे मगर चिप्स तो आपकी कॉस्ट तो पड़ गई आपको, एक मुझे एंड गेट की चिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी और एक मुझे और गेट की चिप इस्तेमाल, तो मैं कॉस्ट को हाफ करने के लिए मैं एक चिप इस्तेमाल करूं नैंड गेट की,
और मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूं, तो आप कॉस्ट सेविंग की वजह से ये सोच सकते हैं। आपके पास ये मजबूरी हो सकती है कि यार मेरे पास नैन गेट्स तो पड़े हुए हैं मेरे पास लैब में, या आई हैव इन माय ऑर्गेनाइजेशन, आई परचेज लॉट ऑफ नैन गेट्स मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास सपोज एंड और गेट नहीं है और मुझे वो मसला हल करना है। तो वेरियस रीजन से आप दूसरी इम्प्लीमेंटेशन की नीड आ सकती है, तो आपको पता हो कि मैं उस नीड को कैसे हैंडल करूंगा। ठीक, एक्चुअली आप उस नीड को हैंडल करने में कर रहे हो कि यही एक्सप्रेशन अल्टरनेट अरेंजमेंट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, अब नैन गेट के केस में अगर पहले मैं फिजिकल यहां दिखा दूं, आपको फिजिकल से दिखा दूं, वही आपको एक्सप्रेशन से दिखा देंगे। आप कहोगे कि यार अगर मैं लेट से यहाँ पे नैन गेट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इधर और इधर, तो मेरे पास क्या होगा। मैं पहले फिजिकल तरीके से आपको उसको बात को दिखाऊं कि मैं यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट इस डायग्राम को कन्वर्ट करूं, मैं अभी फिजिकल डायग्राम को कन्वर्ट करने की बात कि आपने यहाँ पर नहर लगा दी इन दो पे, तो अब आप कह रहे हो कि यार अच्छा मैं यहाँ भी कहता हूँ, मैं इधर भी मेरे पास है ही नैंड, मैं वो लगाना चाहता हूँ, क्या मैं लगा सकता हूँ और क्या इक्वलेंट चीज आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा, मैंने इस जगह ये एक और ऐड कर दिया है, ये इन्वर्ट ऐड कर दिया है, और इधर भी एक इन्वर्ट ऐड कर दिया है, और इधर तीन इन्वर्ट ऐड है और यहाँ और गेट नहीं है। तो एक्चुअली मेरा क्या हो रहा है, पहले इसको हम कहते कि ओके, मैं कहता हूँ अल्टरनेट अरेंजमेंट ये है, मैंने कहा ये है अल्टरनेटिव लेट्स से कि अगर मैं नैंड गेट से बनाऊं तो वही काम इस तरह होगा। पहले मैं आपको इस तरह बूलियन एक्सप्रेशन से कैसे होगा, क्या ये सही है, क्या ये वो काम करेगा, ए बी सी डी, और मैं तीनों जगह नैंड गेट लगा देता हूँ, इज इट इक्वलेंट और नॉट, इसको देखने के तरीके। पहला बूलियन एक्सप्रेशन से मैं देख लेता हूँ कि ये हो जाएगा ए बी बार, ये चीज ए बी बार, ये हो जाएगी सी डी बार, सी डी बार, और ये अब फिर नैंड गेट है, तो यही यहां से गुजरेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी बार पहली चीज, और दूसरी चीज सी डी बार, और इन दोनों के इनको एंड करेगा, ये नैंड गेट का मतलब ये था, और इसको इन्वर्ट करेगा। तो मुझे इस सर्किट में जो आउटपुट है वो ये मिल रही है। इज इट द सेम एज दैट, लेट मी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। मुझे बूलियन एक्सप्रेशन को डी मॉर्गन्स वगैरह से सिंप्लीफाई करना इस हद तक मैंने सीखा हुआ है। लेट मी ओपन इट अप, ये इन्वर्ट इन दो टर्म्स को डी मॉर्गन्स के तहत इसको प्लस कर देगा, और इन दोनों, ये इन्वर्ट इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। तो ये बन जाएगा आपका, क्या आप कहोगे, ए बी, पहली टर्म को इन्वर्ट करो और दूसरी टर्म को इन्वर्ट करो, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दो। ये डिमॉर्गस थ्योरम, यू नो इट, डिमॉर्गस थ्योरम। अब दो दफा इन्वर्ट अप्लाई करने का मतलब होता है कि वो ओरिजिनल चीज एज इट इज रहे। तो ए बी पे दो दफा इन्वर्ट अप्लाई हुआ, ए बी टोटल पे अप्लाई हुआ, ये ए बी हो जाएगा, और ये सी डी टोटल पे अप्लाई हुआ है, ये सी डी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो ये सबूत है कि अगर मैं इन इस कॉम्बिनेशन की जगह ये तीनों नैंड गेट लगाऊं तो इक्विवेलेंट मुझे देते हैं। ये हो गया। इसी बात को मैं कहता हूं फिजिकल सर्किट, जो मैं अभी आपको बता रहा था, पहले मैंने देख लिया कि यस इट गिव्स मी द करेक्ट रिजल्ट, और अब मैं देखना चाहता हूं व्हाई इट गिव्स मी द करेक्ट रिजल्ट बाय द फिजिकल डायग्राम। उसमें क्या हुआ है कि ये चीज इज इक्वलेंट टू, एक्चुअली देखा जाए, अब मैं डायग्राम वाइज कह रहा हूं कि दिस थिंग इज कि यहाँ पर एक ये ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट, नैंड गेट में यहाँ जो ये इन्वर्टर्स थे, मैं कहता हूँ एक्चुअली मैंने ये काम किया है कि ये जो मेरा नैंड गेट है,
इसमें ये वाला इन्वर्टर मैं यहाँ ले आऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मैं कह रहा हूँ दिस थिंग, इन्वर्टर इधर लिखा लगा हुआ हो या इन्वर्टर इधर लगा हो, इट्स सेम थिंग। एक लाइन पर इन्वर्टर किसी भी जगह लगाए, इन्वर्शन फंक्शन। इसी तरह ये इन्वर्टर मैं इधर कनेक्ट करूं या इधर कनेक्ट करूं, इट इज सेम थिंग। तो मैं कहता हूं ये यहाँ इन्वर्टर है। अच्छा, इसी तरह ये इसके आउटपुट पे भी एक इन्वर्टर है, यहाँ एक एडिशनल इन्वर्टर। अच्छा, अब ये वाला सर्किट मैंने फिजिकल डायग्राम के हिसाब से बनाया है कि ये और ये एक जैसे मैंने बनाया, कि यानी बस मैंने ये किया, एक लाइन में इन्वर्टर को इधर से इधर कर दिया, इधर से इधर कर दिया। अब मैं देखूं कि यार ये क्या चीज बन गई, व्हाट इज दिस गेट, कि एक नैंड गेट टाइप चीज है जिसके दोनों इनपुट पे इन्वर्शन है और आउटपुट पे तो नैंड गेट की इन्वर्शन है ही। व्हाट इज दिस गेट, मैं इसको जरा एनालाइज करता हूँ कि ये गेट क्या है। एक इन जनरल मेरे पास एक नया गेट बन गया विच इज दिस, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज दिस गेट। इट्स ए न्यू काइंड ऑफ गेट मुझे मिला है अभी। लेट मी सी कि ये गेट क्या फंक्शनैलिटी कर रहा है। ओके, मैं कहता हूँ इस गेट को दो इनपुट दे के देख लेते हैं, मे बी एक्स वाई, चलो एक्स वाई। अगर एक्स वाई दें इसे, यहाँ एक्स वाई हो तो इधर आ जाएगा इन्वर्शन के बाद इसकी इनपुट पर, इस नैंड गेट के इनपुट पर यहाँ आएगा एक्स बार वाई बार। ये इन्वर्शन के बाद इस पे अप्लाई जो चीज हो रही है वो एक्स बार वाई बार हो रही है। आगे क्या है, एंड गेट है और इन्वर्शन है नैंड गेट। तो इसको अगर मैं ये एंड करूं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स बार एंड वाई बार, ये एंड हो गया। और फिर ये इन्वर्शन है जो नैंड गेट का फंक्शन है, इसकी इन्वर्शन। ये जो मेरे पास चीज बनी हुई है, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप देखा कि ये है क्या चीज। ये चीज है, एक्सप्रेशन वाइज ये है, इनपुट को लेती है, उन्हें इन्वर्ट करती है, उसके बाद एंड करती है और उसके बाद फिर इन्वर्ट करती है। ये काम कर रहा है। मैं इसको भी एक्सप्रेशन को डिमॉर्गन्स के हिसाब से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। डिमॉर्गन्स कहता है कि ये हर टर्म पर ये ऊपर का बार शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्स के ऊपर पहले एक बार था, ये ऊपर से वाला बार का हिस्सा आ गया। वाई के ऊपर पहले एक बार था, फिर दूसरे बार का हिस्सा आ गया। अब बीच में यहाँ पहले एंड है, अगर एंड है या डॉट है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों बार वालों को मैं करूंगा तो एक्स प्लस वाई। वेरी इंटरेस्टिंग, दिस स्ट्रेंज गेट जो मुझे यहाँ नजर आया था, इट इज इक्वल टू और गेट, इसकी जो भी इनपुट्स हो उनको और कर देता है। तो एक्चुअली मैंने इसी डायग्राम को जब देखा फिजिकली, तो ये एक्चुअली वही डायग्राम है जो ऊपर है कि दो एंड गेट्स और यहाँ ये और। ये मैंने डायग्राम की लेआउट को अरेंज करके देखा कि ये वाली चीज यही है जो वो थी। ये डायग्राम वाइज देखा, ये मैंने बुलियन एक्सप्रेशन वाइज देखी, तो हर लिहाज से इक्वलेंस देखी। आपको जो प्रोजेक्ट में दिया हुआ है उसमें मैंने दूसरा वाला केस जो है, अब आपको उसमें सारे यही वाले मामला थे। पहले इसके अगेंस्ट मैंने आपको कहा कि आप इसको दूसरे मैक्सटर्म वाले तरीके से भी करें, जिसमें आपने और 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 उसके बाद उसके आगे एंड लगाएंगे और क्या आगे अचीव करने के लिए, और देखेंगे कि क्या मिलता है एक्सप्रेशन वाइज, वेरिफिकेशन वाइज वैल्यूज। फिर मैं जो मैंने कहा कि इसको आप इन नॉर से भी इंप्लीमेंट करें। जिस तरह ये नैंड से इंप्लीमेंट हो जाता है ये वाला, वो डायरेक्टली नॉर से हो जाता है। मगर अब आप देखिए एक्सप्रेशन वाइज भी देखिए क्या वो नॉर से हो जाएगा, और फिजिकल भी देखिए कि क्या वो ठीक है एक्शन मेरा और क्या हो रहा है वहां, और तो समझिए। तो अब हमने पूरे डिजाइन साइकिल, वेरिएशंस, इक्वलेंस, सब, और अप्लाइंग ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, अप्लाइंग ऑफ ट्रूथ टेबल एंड सीइंग द डिफरेंट अरेंजमेंट्स, चिप्स एक्सेट्रा, बहुत डिटेल से सिंपल एग्जांपल पर कर लिए। ये मैंने आपको, इसको फिर हमने कहा
कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो सर्किट्स अब बनते हैं आजकल, वो आप मैन्युफैक्चर करने से पहले उन्हें, ये सारे काम आप सॉफ्टवेयर की शक्ल में करते हैं। ये सब बिफोर यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने यहाँ पिछले में कहा था ना कि भाई अब ये प्रोडक्शन में आप ले जाओ, ये इस स्टेप से पहले के ये तमाम मामलात आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और करते हैं। ना सिर्फ ये कर सकते हैं, आजकल के टाइम में जब आप कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स बना रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ों को पहले बना के, यानी अगर आप ये ना करें, प्रोडक्शन से पहले ये सारा काम ना करें और आप सीधा वो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन पे चले जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि ये कॉस्ट हैवी है और इस स्टेज पे एरर को फाइंड करना बड़ा इलॉजिकल है। तो हम ये सारा काम सॉफ्टवेयर में करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर उस सेंस में हम नहीं करते कि हम थ्योरेटिकली सी में कोड लिखकर और कहें कि ऑल राइट यार ये फंक्शन तो होता है। सी में तो हम ये फंक्शन लिखते थे और देखते थे कि हमें पता है सी में अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें और ऐड करें और वो नंबर हो तो ये क्या आंसर होता है। ये काम तो हम सी में करते थे, मगर अब वो काम हम नहीं कर रहे हैं सी में, सॉफ्टवेयर में। हम कह रहे हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो हमें निटी ग्रिटी लेवल पर जो हार्डवेयर के डिजाइन के हमने मामलात सीखे हैं, इन सब को इसी लेवल्स पर हम सॉफ्टवेयर में हैंडल करें। तो जब हार्डवेयर की ये डिटेल आप सॉफ्टवेयर में हैंडल करते हैं, तो फिर आप इस किस्म की हायर लेवल लैंग्वेजेस जैसे सी और सी प्लस प्लस या ये वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो तो आपको इस किस्म की डिटेल हार्डवेयर की शो ही नहीं कर सकती, आप उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते सी में। इसलिए फिर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस आती है, ऐसी लैंग्वेजेस जो एक्चुअली आपको लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, बट सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कैन नॉट राइट दैट डिस्क्रिप्शन। इसलिए कि वो जो सॉफ्टवेयर वाला जो सी लिखना और सी प्लस पर जाता है, ही डज नॉट नो दिस डिटेल ऑफ हार्डवेयर डिजाइन। तो वो कैसे लिखेगा? ये तो उसके अंदर कंपाइलर और वो चीजें उसको हैंडल कर रही हैं इंटरनली। अब आप एक हार्डवेयर बनाने वाले शख्स थे, आप हार्डवेयर की चीजों को बना रहे हो, अब आप एक लैंग्वेज की हेल्प ले रहे हो जो आपके ये बारीकियां जो हार्डवेयर में आप समझ रहे थे, ये गेट है, इस पे ये लग रहा है, इस पे टेबल है, इन बातों को आपकी लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सके। इस लैंग्वेज को हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कहते हैं या HDL। और मैंने उसमें बताया था कि कुछ ऑप्शंस हैं और हमने उन ऑप्शन से वेरीलॉग HDL को सिलेक्ट किया है आपको डिजाइन। अब आप अपने तमाम प्रोजेक्ट इस लेवल की डिटेल जो अभी हमने इस प्रोजेक्ट में की है, ऐसी डिटेल उस लैंग्वेज में करेंगे। आपके सारे डिजाइन अब उसमें होंगे, अगले आपके सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह आप उसमें भी इंप्लीमेंट करके चेक करोगे और देखोगे कि यू गॉट द एग्जैक्टली द करेक्ट थिंग, और फिर आप मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हो ताकि आपको कोई एरर ना हो। So it should not be confused with other languages which are not hardware description languages. कहने को ये सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, but software only person cannot do anything with it. It is a hardware person who understands that details of hardware, वो अपने लिए एक प्रिसाइज तौर पे अपने बातों को कहने के लिए इस लैंग्वेज की हेल्प ले रहा है। ये इसका हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यू हैव टू बी ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइन टू स्टेट थिंग्स इन HDL। ओके, इसमें हमने आपको जब सिखाया तो हमने कहा कि एक सिंपल सा, जैसे पीछे हमने एक्सक्लूसिव और का ले लिया था, इसमें एक सिंपल सा है, इसका कोई हमें मालूम नहीं कि पर्पस वर्पस। हमने जस्ट एक एग्जांपल ली जिसमें एक एंड गेट है, एक और गेट है, सॉरी एक और गेट है और एक इन्वर्टर है। ये तीन वैरायटी बेसिक गेट, सिंपल बेसिक गेट ये होते हैं। ये उन्हीं से फर्स्ट को एंड और इन्वर्ट से नैंड बन जाता है, और इन्वर्ट से नॉर बन जाता है। इसलिए हम इनको इस एक्सक्लूसिव और बजाते खुद सिंगल गेट भी है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो,
वो एज ए सिंगल गेट भी एक्सक्लूसिव और एग्जिस्ट करता है, मगर हमने इस प्रैक्टिस पे एक्सक्लूसिव और को अपने प्रोजेक्ट में बाय सिंबल गेट, सिंपल गेट्स लाइक एंड और इन्वर्ट वगैरह से बनाने का प्रैक्टिस की है। इसी तरह ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें ये 3 इनपुट्स हैं, ये 2 आउटपुट्स हैं और ये कनेक्टिविटी है। हमने कहा जब हमें एचडीएल लैंग्वेज में सबसे लोएस्ट लेवल होता है कि आप गेट लेवल पे डिस्क्राइब करें। बहुत से लेवल्स हैं एचडीएल में, अपनी बात को, डिजिटल सिस्टम के डिजाइन को डिस्क्राइब करने के लिए कई लेवल्स हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता उन लेवल्स पे क्लाइम करेंगे। एक लेवल ये है कि फिजिकली गेट्स की कनेक्टिविटी को डिस्क्राइब करो और अपना सर्किट बताओ। वो ये है जो हम कर रहे हैं। पहला हमने सर्किट बनाया, कागज पे लेट्स ये बनाया है, और हम अब बताना चाहते हैं एचडीएल में कि मेरा ये सर्किट है। उनमें करने के लिए हमने कहा इन गेट्स को हम इंस्टेंस नेम्स देते हैं, G1, G2, G3। जैसे किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्ट में तो हम इंस्टेंस नेम इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस के नेम। इसी तरह यहाँ भी वही प्रैक्टिस है कि आपके पास लैंग्वेज ने इन बेसिक गेट्स के प्रिमिटिव्स बना के दिए हुए हैं एज ए, समझो क्लास, एंड की क्लास है, और की क्लास है, इन्वर्ट की क्लास है, नॉट की क्लास है। आप उसको जब इंस्टेंशिएट करते हो तो आप कोई नाम दे लेते हो ताकि आप इंस्टेंस को पहचान सको। एक ही क्लास से क्योंकि कई ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, तो आप एंड क्लास से यहाँ एक G1 हो सकता है, आपको 2 गेट चाहिए, इधर एक G2, इधर एक G3, इधर एक G4। एक क्लास ऑफ एंड से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंस्टेंसेस बना सकते हो। इसलिए ये हम इंस्टेंस नेम भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें अलग अलग पहचानने में आसानी हो, डिफरेंट गेट्स के लिए भी और एक ही टाइप के कई गेट्स के लिए भी। ठीक, हमें उन्होंने बिल्ट इन प्रिमिटिव गेट्स लाइक ये बना के उसकी क्लासेस दी हुई हैं सब। एंड जब आप कहोगे तो अंदर बिल्ट इन एंड की क्लास है जो आप इस्तेमाल करोगे इंस्टेंशिएट करने के लिए। इन बिल्ट इन और की क्लास, और जैसे ही कहोगे और क्लास विल बी अंडरस्टूड, बिल्ट इन है, इसका आप इंस्टेंस बनाओगे। इसी तरह नॉट। तो आप इस तरह इस सर्किट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जहां इनपुट आउटपुट की लाइन है वहां पहले से ही नाम आपने दे दिए हैं। एक जो लाइनें इनपुट और आउटपुट में नहीं है, इंटरनल है, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए आप अपना कोई नया नाम दोगे। यहाँ ABCDE थे, हो सकता है आप यहाँ F नाम दे देते, मगर आमतौर पर क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है इंटरनल, तो इसको हम ऐसे नाम देते हैं, वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4। ये पाबंदी नहीं है, यू कुड से ABCD और इसको नाम दे देते ई, ABCDE, इसको नाम दे देते FGK। ठीक है, मगर हम इंटरनल कनेक्टेड वायर्स को ये नाम देते हैं। ये जब हमने सारे नाम लिए, और अब ओके, अब हम HDL में अपने सर्किट को बयान करने के लिए हमें सिर्फ अब ये रह गया कि हम उन गेट्स को बताएं। ये गेट उसका G1, ये गेट G3, ये गेट G2, इनके नामों के साथ इन्हें इंस्टेंशिएट करें, जिनका मतलब है ये गेट पैदा हो गए। आपने एंड करके और G1 करके उसका इंस्टेंस बनाया, तो ये आपने जनरेट कर दिए गेट G1, G3, पहले गेट जनरेट कर लिए।
फिर इन गेट्स के दरमियान जो कनेक्टिविटी है वो डिस्क्राइब कर दी। इन्हीं के पैरामीटर्स में आगे जो ब्रैकेट में पोर्ट्स बताई हुई हैं तो वो हम बता देंगे कि G1 जो है ये A और B को लेगा और W1 को आउट करेगा, बस। अब फिर आपने कहा G2 जो है वो C को लेगा और E को आउट करेगा। फिर आपने बता दिया जो G3 है वो W1 और E को लेगा, ये क्योंकि E ये जो था ये सब एक ही वायर ये जा रहे हैं, जहां तक शॉर्ट आपस में चीजें होती हैं उसका एक ही नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये W1 और E को लेगा और D आउट करेगा। आप ये गेट्स और उन गेट्स की क्या इनपुट और आउटपुट है, इससे आपने एक्चुअली ये पूरा सर्किट डिस्क्राइब कर दिया ये कह के। अब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यस इट इज वर्किंग राइट और रॉन्ग। देखते हैं ये। अब ये बात जो मैंने कही और समझाई वेरीलॉग लैंग्वेज में, इसको कहने का ये तरीका है कि पहले आप इसमें एक मॉड्यूल बनाते हैं, ये आप समझिए कि ये एक मॉड्यूल है, इसको कह लीजिए ये मॉड्यूल है, यानी पूरा आपका जो एक सर्किट का हिस्सा है ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को आप बयान कर रहे हैं तो शुरू में मॉड्यूल और एंड में एंड मॉड्यूल, ये आपका कोड है, इसका इक्वल है। ये आपने कहा मॉड्यूल स्टार्ट हो गया, यहां से मॉड्यूल एंड मॉड्यूल पे खत्म हो गया। इसमें लाइक सी एंड अदर लैंग्वेजेस ब्लॉक को बताने का तरीका कर्ली ब्रैकेट बिगिन और कर्ली ब्रैकेट एंड नहीं है। इसके अंदर ब्लॉक को बताने का तरीका या तो ये है कि आप जहां से वो मॉड्यूल या उसका नाम लेते हैं वहां से ब्लॉक शुरू हो जाता है, और जहां इसका एंड मॉड्यूल कहते हैं वो ब्लॉक खत्म हो जाता है। एक ब्लॉक को करने का ये तरीका है। अंदर जैसे हम ब्रैकेट से सब ब्लॉक्स जो बनाते थे उनमें कर्ली ब्रैकेट की बजाय बिगिन एंड एंड, यानी अब मुझे जिस तरह आप वहां पर जैसे आप हम वहां पर कोई से मेन सपोज कहते थे बाहर, अगर ये मेन है या फंक्शन है, ओके मेन छोड़े, हम फंक्शन को डिस्क्राइब करते थे, फंक्शन ये फंक्शन की इस तरह है। तो फंक्शन को ही हम कह रहे हैं मे बी फंक्शन ऑफ सिंपल सर्किट, और यहाँ फंक्शन के हम पैरामीटर्स देते थे। तो सी वगैरह में हम फंक्शन पूरे के लिए कि ये बिगिन ऑफ फंक्शन ये एंड ऑफ फंक्शन के ब्रैकेट्स डालते थे। इसमें हम वो नहीं करते। इसमें हमने ये की बजाय जब इस नाम को लिया कि फंक्शन फला, यानी एक कीवर्ड आया तो ये ब्रैकेट खुद ही शुरू हो गया, और जहां ब्रैकेट ने खत्म होना था आपने वहां कह दिया एंड फंक्शन। एंड फंक्शन इसका इक्वलेंट यहाँ ये है कि ये फंक्शन बिगिन का ये है मॉड्यूल, एंड मॉड्यूल। अच्छा, अब इस फंक्शन के अंदर आपके फर्दर ब्लॉक्स होते थे, आपका एक सेट ऑफ थिंग्स हियर है, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर उसके अंदर में भी एक और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये हम करते थे सी में। इसमें ये इस्तेमाल करके जो है डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ये पास्कल लैंग्वेज में भी होते थे एक टाइम में, वही इन्होंने भी लिए कि ये कर्ली ब्रैकेट जहां ब्लॉक शुरू हो रहा है वहां आप कहते हैं बिगिन, और जहां ये ब्लॉक खत्म हो रहा है वहां आप कहते हैं एंड। तो ये अंदर के ब्लॉक्स को बताने का तरीका है, क्योंकि ये भी है स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो बिगिन एंड बिगिन एंड, फिर इसके अंदर सब ब्लॉक है तो वो बिगिन एंड। तो इसका कल्चर, इसकी फॉर्मेट और तरीका ये है जो हम कर रहे हैं। ओके, अगेन वी कम टू अवर डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट सर्किट, सिंपल सर्किट। नाम मॉड्यूल कहा, नाम दिया मॉड्यूल को, हमने नाम दिया सिंपल सर्किट। इसमें यहाँ वो सारे जो जहाँ हम पैरामीटर देते थे फंक्शन के, इस केस में हार्डवेयर है तो पैरामीटर है पोर्ट्स, मॉड्यूल की इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पैरामीटर है। तो ये मॉड्यूल है, इसके पैरामीटर्स अब ये है पोर्ट्स, ए और बी और सी इनपुट की पोर्ट्स हैं, डी और ई आउटपुट के पोर्ट्स हैं। तो ये 5 पोर्ट्स हैं जो हमने मेंशन करने इस मॉड्यूल के साथ। तो हमने ये
5 पोर्ट्स मेंशन कर दिए, ए बी सी डी ई। इनमें मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हर जगह इनकी प्रैक्टिस जनरली ये है कि ये पहले आउटपुट पोर्ट मेंशन करना चाहते हैं और फिर इनपुट पोर्ट। हाउएवर मॉड्यूल लेवल पर ये दोनों चीजें अलाउ करते हैं कि आप पहले इनपुट पोर्ट कर दें और फिर आउटपुट कर दें, या पहले आउटपुट कर दें और फिर इनपुट कर दें। यहां पर ये चॉइस है। लेकिन बाकी सब जगह प्रैक्टिस ये है कि आप हमेशा पहले आउटपुट पोर्ट बताएंगे फिर इनपुट पोर्ट्स लिखेंगे। तो मैंने रिकमेंड किया था, इन चीजों में तो आपके लिए पाबंदी है, यहाँ चॉइस है। हमने यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए ये सोचा कि जब तक कि कोई कंपाइलर एनफोर्स नहीं कर रहा और हमें एरर नहीं दे रहा, तो हम ये चाहेंगे कि हर जगह ही हम ये करें कि मॉड्यूल लेवल पर भी पहले आउटपुट पोर्ट्स लिख दें और फिर हम इनपुट पोर्ट्स लिखें। However, both work at this level, but here you are compulsory. चले, तो हमारी DE पहले हमने लिख दिया, फिर ABC लिख दिया। और जिस तरह डिक्लेयर करते हैं कि यार ये इसका क्या टाइप है, इस तरह इसमें फिर आप पोर्ट्स की डायरेक्शन के आउटपुट के लिए है या इनपुट के लिए है, हार्डवेयर लैंग्वेज है, पोर्ट की डायरेक्शन आपने बताया, तो आपने बताया ये कीवर्ड है। आउटपुट के पोर्ट्स मेरे ये हैं DE कॉमे के साथ और ये सेमीकोलन। इनपुट के मेरे पोर्ट है, ये कीवर्ड है A, B, C सेमीकोलन। तो यहां पर आपने सबको लिस्ट कर दिया था। जैसे पहली दफा लैंग्वेजेस में होता था कि वो हेडर में वो नाम डाल देते थे और इनकी फिर टाइप यहाँ पे लिखते थे। अब तो खैर हम लैंग्वेज में यही टाइप लिख देते हैं सी में। तो एक तरह से ये जो चीजें लिखी थी उसकी टाइप के तौर पर हमने पोर्ट की टाइप लिखी है, ये है इस लैंग्वेज में। तो ये हो गए जो पोर्ट्स, जो मॉड्यूल के पोर्ट्स की इनपुट आउटपुट थी वो हमने लिस्ट कर दी। अब उसके बाद जैसे हमारी लैंग्वेज में दूसरे वेरिएबल्स होते हैं, अदर वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, इस तरह ये लोकल ही इंटरनली जो वायर्स कनेक्टेड हैं, इस केस में सिर्फ एक है, वो हमने यहाँ लिख दी W1, ये इंटरनल वेरिएबल ऑफ दिस मॉड्यूल है। ऐसे जब आपके बड़े सर्किट्स होंगे तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ सच वायर्स इंटरनल। तो ये इंटरनल वेरिएबल डिक्लेरेशंस की जगह हम ये लिखते हैं, ये वर्ड कीवर्ड है वायर, ये इंटरनल, और उसका ये नेम और कॉलम, और बहुत से हैं तो सारे। ये इसके हेडिंग में है, पोर्ट्स के नेम्स, पोर्ट्स की टाइप, डायरेक्शन, आउटपुट इनपुट, इंटरनली वायर कनेक्टिविटी की डिक्लेरेशन। ये हमेशा आपको यूनिफॉर्मली फॉलो करना। फिर हमने, मैंने जैसे बताया था, उसके बाद गेट्स वाले सर्किट में क्या रह गया कि हम ये इन क्लासेस बताएं, एंड ये बिल्ट इन है, ये नाम लेंगे फौरन समझ जाएगा, नॉट बिल्ट इन है समझ जाएगा। जैसे फंक्शन होते हैं, साइन का फंक्शन आप जैसे साइन कहते हो, वो इंटरनली उसकी फंक्शन मौजूद होती है और वो क्लास एक्टिवेट हो सकती है। तो ये एंड हो गया, नॉट हो गया, और ये इसके नाम है। ये क्लास का नाम लिया तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का आपने इंस्टेंस को नाम दे दिया G1। इसीलिए आप एंड G1, एंड G2, एंड G3, यू कैन मेक मैनी एंड गेट्स, इसका ये फायदा है। इसी तरह नॉट, यहां हमने उसका नाम इंस्टेंस G2 का, और का G3 का। एंड को हमें बताना यह है कि इसकी इनपुट्स और आउटपुट उस सर्किट में क्या है, पहले आउटपुट्स और फिर इनपुट। तो मैंने जैसे बताया, देखिए हमारा ये एंड गेट है, इसकी आउटपुट W1 और इनपुट्स AB है। तो आपने यहाँ बता दिया कि आउटपुट्स W1 और इनपुट्स A and B, बस ये बता दिया। यहाँ पोर्ट्स, इनपुट और आउटपुट उसकी क्या है वहाँ कनेक्टेड, वो नाम बता दिया। इसी तरह नॉट वाले में उसकी आउटपुट E है, ये आउटपुट इज E यहाँ, और इनपुट इज C, तो वो आपने बता दिया। इसी तरह ये G3 वाले में ये और में आपके आउटपुट D है और इनपुट W1 और E है। देख लेते हैं, G3 और गेट, आउटपुट D, इनपुट W1 एंड E, ये आपने लिख दी। अगर आपने ये गेट्स इंस्टेंशिएट किए और इनकी तमाम इनपुट्स आउटपुट्स को बता दिया,
तो इसका मतलब है आपने पूरी कनेक्टिविटी उस सर्किट की दे दी, पूरा सर्किट का स्ट्रक्चर आपने यहाँ स्टेट कर दिया एज ए हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। वो सर्किट यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। जो लोग एचडीएल जानते हैं वो इसको देख के फौरन वो सर्किट समझ जाएंगे, और सिस्टम भी इसको देख के वो सर्किट समझ जाएगा, और आप उसको टेस्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। ओके, ये हमने किया था लास्ट टाइम किया था। अब हम इसको दोबारा बिगर पिक्चर में रिवाइज करके बाज लूप डिटेल्स को जो उस वक्त हमने नहीं की थी उनको बता के आपको दोबारा हमने ये कराया, क्योंकि इट्स न्यू फॉर यू। इसके बाद मैंने बताया था आपको जो लास्ट टाइम भी, कि एक चीज होती है कि इन गेट्स में जब कोई चीज गुजरती है तो उसका एक डिले होता है। ठीक, जैसे हम इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं और हमारे मुख्तलिफ गेट्स के मुख्तलिफ डिलेज होते हैं। ठीक, इन गेट्स जैसे अभी ये गेट्स हैं, डिले का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई चेंज उसकी इनपुट पे हो तो गेट के डिले के बाद वो चेंज आउटपुट पे अपीयर होगा, इसको डिले कहते हैं। कितनी देर उस इसको कहते हैं प्रोपगेशन डिले, कि ये चीज जो इधर हुई इसको प्रोपगेट करने में कितनी देर लगी आउटपुट तक अपीयर होने में, ये डिले है। ये मुख्तलिफ गेटों के अंदर जो सर्किट्स होते हैं वो कम और ज्यादा होते हैं, तो वो डिले उसके हिसाब से मुख्तलिफ होता है। जैसे इन्वर्टर एक ज्यादा छोटा सर्किट इसके अंदर है, तो इसका डिले 10 नैनो सेकेंड हम ले रहे हैं अपनी इस एग्जाम्पल में, 10 नैनो सेकेंड। ठीक, नैनो सेकेंड, नैनो इज 10⁻⁹, वेरी स्मॉल। इसका ये सर्किट थोड़ा इसका दरमियाना है, ये 20 नैनो सेकेंड इसका प्रोपगेशन डिले हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और इसका उससे ज्यादा है तो हम 30 नैनो सेकेंड इस एग्जांपल में ये डिलेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टिपिकली इस किस्म के डिलेज होते हैं इन गेट्स के। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली दफा भी और अभी भी आपको बता देते हैं कि ये डिले कोई भी 10 या 20 कोई भी ले ले, ये 10 वाला ले कि इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। चलें देखें, ओके, ये इन्वर्टर अगर इसका डिले हम कह रहे हैं 10 नैनो सेकेंड है, इसका डिले 10 नैनो सेकेंड है, इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें इसकी इनपुट, फर्ज करो या मैं कहता हूं इसकी इनपुट सी है और इसका आउटपुट ई। ठीक, अच्छा, तो इसकी इनपुट पर अगर पहले आपके जीरो था और फिर 1 हो जाता है, ये मैं डायग्राम में बना रहा हूं, पहले जीरो था यहां तक और इस टाइम पर ये 1 हो गया, आपने कोई पल्स अप्लाई की या स्विच था आपका, स्विच पे पहले जीरो आपने कनेक्ट किया फिर 1, या तार लगाई हुई थी पहले जीरो लेवल पे फिर 1 लेवल पे कनेक्ट कर। अब इसका डिले अगर 10 नैनो सेकेंड है तो आउटपुट पर ये बिहेवियर डिले से शो होगा। बल्कि मैं आपको इस पहले हम इसको और सिंपल ले लेते हैं, ये इन्वर्टर भी नहीं है, लेट्स से सिंपल बफर है, पहले बफर है, ओके, और इसका डिले 10 नैनो सेकेंड। पहले बफर में देखिए, बफर का मतलब है कि कोई इन्वर्शन नहीं, जो इनपुट है वो आउटपुट है। तो अगर अब यहाँ पहले ये इनपुट जीरो यहाँ थी तो आपके आउटपुट पे भी जीरो थी, वो जीरो चल रही है। अब ये वाला टाइम आया, इस टाइम को मैं कह देता हूँ लेट्स सी T1। ठीक, ये T0 था आपका यहाँ और ये T1, तो पीछे जहां से भी था अप टू T1 अंदर यहां जीरो था, यहां भी जीरो, T1 तक जीरो है, जीरो। लेकिन जब ये T1 टाइम पर ये 1 हुआ, ये T1 टाइम पे फौरन 1 नहीं हो सकेगा, ये 10 नैनो सेकेंड बाद ये डिले डिले ये उसके बाद 1 होगा। ये इस जगह 1 हुआ इनपुट पे और ये इस डिले के बाद 1 हुआ। ये हमारा प्रोपगेशन डिले इस तरह शो, इसका इंपैक्ट ये आएगा। अगर ये वाला गेट होता तो कोई भी जो कॉम्बिनेशन एक थी, फर्ज करो यहाँ पहले 0 0 थे और फिर सपोज 1 1 हो गया या 0 1 हो गया, सपोज ये 0 रहा ये 1 हो गया और अब इसके आउटपुट ने 1 होना है, तो अब पहले इसकी आउटपुट जब 0 थी
और जब ये 1 हुए, ये 1 हुआ इनपुट, तो फर्स्ट करो इनपुट इस जगह 1 हुई, यहाँ पे 1 हुई इनपुट, जिससे इसको 1 हो जाना चाहिए था उसी वक्त, मगर उस वक्त नहीं होगा, ये 20 नैनो सेकेंड के बाद ये 1 पे जाएगा। ये वो है डिले का मतलब। और ये हमारे इसमें हमेशा इन सर्किट्स में क्योंकि है, तो इसको हमें हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने का तरीका आना चाहिए, ताकि हम सॉफ्टवेयर भी उसको समझ सके और जो लोग हार्डवेयर के यूजर्स हैं वो भी समझ सकें कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं, डिस्क्राइब कर सकें इस डिले को। वो डिले के डिस्क्राइब का मैंने आपको ये तरीका डिस्क्राइब करने का क्या है। एक तो ये सिंपल सी बात है कि आप उसके बाहर, प्रोग्राम के बाहर, जो वहाँ प्रोग्राम में दिखाया हुआ नहीं है, मगर आपको ये कहने का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप एक्चुअल डिलेज ऑफ सम टाइम यूनिट्स चाहते हैं तो आप इस तरह बताते हैं, ये अपॉस्ट्रोफे शुरू में डालते हैं, फिर टाइम स्केल का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरा डिले का जो यूनिट है, डिले का जो यूनिट है वो ये है। यानी मेरी जब वेव फॉर्म अपीयर होंगी आउटसाइड पर, तो मेरा जो जैसे स्केल होता है ना, उस पर इंच या 1/10 ऑफ ए इंच या इस तरह की होती है, तो इंच वाला है, कोई सेंटीमीटर वाला है, तो आपका उसके मार्क आपके टाइम के या मेजरमेंट 1 नैनो सेकेंड। अगर आपने 1 नैनो सेकेंड, अगर आप 1 मिली सेकेंड कहेंगे तो आपके 1 मिली सेकेंड वाला स्केल पर मार्क होंगे। अगर आप 1 सेकेंड कहेंगे तो 1, जो भी आप कहेंगे वो इसके आपका स्केल के यूनिट है, ये यूनिट ऑफ योर टाइम स्केल। और ये ऑब्लिक करके आप उसकी राउंडिंग ऑफ रेजोल्यूशन को लिख रहे हैं, जो कि बहुत जाहिर है ये कम है, 100 पीको सेकेंड। ठीक, 100 पीको सेकेंड, पीको होता है 10⁻⁻12। ठीक है, तो 10⁻⁻12 इंटू 10⁻², सो 10⁻⁻10 हो जाएगा। ये होता है 10⁻⁻9। ये तो एक 1/10 0.1 लेवल तक किसकी रेजोल्यूशन है। यानी आप वैल्यूज नैनो सेकेंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 3 विद 1 डेसिमल एक्यूरेसी, 3.1 नैनो सेकेंड, 3.2 नैनो सेकेंड। और अगर वही बात कि अगर रेजोल्यूशन इस लेवल की चाहिए हो, तो जब आपका डाटा होगा 3.13, तो जाहिर है वो आपके पास ये रेजोल्यूशन नहीं है, तो इसको आप राउंड ऑफ करोगे 1 पे। और अगर आपकी वैल्यू है 3.15 या 16, तो आप राउंड ऑफ करोगे टू 3.2 पे। तो ये इसकी रेजोल्यूशन है फॉर राउंडिंग ऑफ, ये इसका यूनिट का स्केल है। ये आप अगर एग्जैक्ट टाइम की मेजरमेंट्स अपने टेस्टिंग के टाइम, वेव फॉर्म के टाइम यूज करना चाहते हैं, तो इस तरह टॉप पे पहले ये बताते हैं प्रोग्राम के शुरू में। फिर जहां भी कहीं आप कोई नंबर इस्तेमाल करेंगे, 10 हैश के साथ ये नंबर इस्तेमाल होता है, डिले के हैश, और ये डिले की वैल्यू, जो वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे, इट विल मीन सो मैनी दिस यूनिट नैनो सेकेंड एंड विद दिस रेजोल्यूशन। तो आगे प्रोग्राम में फिर आप नंबर इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये तरीका है डिलेस को शो करने का हमारे इस प्रोग्राम। तो अब ये मैंने अब इस प्रोग्राम को जो पिछला था उसमें मैंने बताया कि अगर हम अस्यूम करें कि हमारा नॉट का डिले 10 नैनो सेकेंड है, ये हमने कहा अगर हम सोचें, हम डिसाइड करें कि हमारा जो सिस्टम ये बन रहा है उसमें नॉट गेट का डिले 10 नैनो सेकेंड है, जो मैंने भी पीछे भी लिया था, और हमारा इसका जो है वो 20 नैनो सेकेंड है प्रोपेगेशन डिले, और इसका जो है वो 30 नैनो सेकेंड है। अगर हम इस बेस पर ये सर्किट बना रहे हैं कि इनके ये डिलेज हैं, तो इसको बताने में हमारा ये तरीका होगा। ये हमारा पहले प्रोग्राम था। अब ये डिलेज इनके बताने के बिल्ड करने में हम इसको इस तरह बयान करेंगे। अब ये वही प्रोग्राम है दोबारा,
you can see सेम, ये ABCD ऊपर उसने उसी तरह लिखा, आउटपुट D ABC वायर एंड नॉट और, मगर अब वो बता रहा है कि एंड पर जब जो भी चीज आएगी उसके इनपुट पे, वो उसके आउटपुट पे 30 नैनोसेकंड बाद अपीयर होगी। वो जो मैं बता रहा था एक स्टेटमेंट, ये टाइम वाली, वो यहाँ टॉप पे लिखी जाती है इस आपके प्रोग्राम के टॉप पे, जो वही वही स्टेटमेंट जो मैंने वहां बताई वो यहाँ लिखी हुई है, आप समझे कि हियर इट इज रिटन। ओके, अब जब आप कहोगे 30, इसका मतलब है इट विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट टाइम स्केल स्टेटमेंट के माय रेजोल्यूशन इज ए नैनो सेकंड, इट्स 30 नैनो सेकंड विद ए रेजोल्यूशन ऑफ 0.1। तो ये अब कह रहा है मेरा गेट G1 के इनपुट से आउटपुट का डिले 30 नैनो सेकंड है, और नॉट का 10 नैनो सेकंड है, और का 20 नैनो। तो ये अब आपने उसी डायग्राम में डिले वाले पार्ट को भी एम्बेड कर दिया। इसको अब डायग्राम में देखने के बहुत से तरीके हैं, मसलन इस बात को कहने का, ये एक टेबल की शक्ल में उसने दे दिया। अच्छा, टेबल की शक्ल में क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है टेबल में कि अगर फर्ज कीजिए शुरू में मेरे इस सर्किट में सारे इनपुट्स जीरो थी, सबसे पहले चलो इस लेफ्ट हैंड साइड वेव फॉर्म वहां से शुरू थी, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ठीक, और उसके मुताबिक टाइम स्टेबल हो चुका था, इसकी 0 0 से आउटपुट यहाँ भी 0 है, ये इन्वर्टेड है तो ये 1 है, और यहाँ 0 है और यहाँ 1 आया हुआ है, तो इसकी आउटपुट 1 है। तो हम कह रहे हैं स्टार्टिंग टाइम में एट टाइम t0 ये सारी इनपुट 0 थी, उसके मुताबिक ये चीजें स्टेबलाइज हो गई थी इन वैल्यूज पे, ये जो है ये 1 है, यहाँ भी 1 है। चलो, अब डिले का, अब आपने कहा एक स्टेज पर ये सारों को मैंने 0 से 1 कर दिया, आपने इनके स्विच को शिफ्ट कर दिया 0 से 1 की तरफ, या आपने ये वायरों को पहले 0 से कनेक्ट किया था, आपने सबको 1 से लगा दिया एक ही उसमें, जैसे एक जंप चेंज, ये पल्स की तरह कि सारों को 1, तो ये भी 1 हो गया उसी टाइम में, ये भी 1, ये भी इंस्टेंटेनियसली तीनों को आपने 1 कर दिया। अब डिले का मतलब ये होगा कि ये 10 नैनो से आप अब आपके आप डायग्राम में बना रहे हैं तो आप 10 नैनो सेकंड के डिले पर स्टेटस बना रहे हैं, 10 10 10 10, आपका 10 10 के गैप पर मामला चेंज होंगे, मिनिमम 10 वाला है, उससे बड़ा 20 वाला है, उससे बड़ा 30 वाला। तो अब ये वाला जो है वो 10 नैनो सेकंड बाद ये 0 से 1 हुआ है, तो 10 नैनो सेकंड बाद ये 1 से 0 हो जाएगा, 1 का इन्वर्शन 0, ये 10 नैनो सेकंड बाद ये चीज हो जाएगी अगर आप स्केल पर बना रहे हो 10 नैनो। अच्छा, उस 10 नैनो सेकंड बाद इधर क्या होगा, इधर नथिंग, ये पहले अगरचे ये दोनों 1 हो गए हैं, इसको 1 हो जाना था, मगर क्योंकि इसका डिले 30 है तो 10 नैनो सेकंड ये चेंज नहीं हो सकता, ये 30 के बाद ये इसका इफेक्ट आएगा, तो ये 10 नैनो सेकंड बाद अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो ये तो 0 ही रहेगा आफ्टर 10 नैनो। इधर क्या होगा आफ्टर 10 नैनो सेकंड, ये इसमें ये 0 था, आफ्टर 10 नैनो सेकंड ये अभी 0 ही है, ये यहां पे 10 नैनो सेकंड पहले ये 0 से 1 था, तो इसको इस वजह से ये 1 हुआ था, यहां 0 था और यहां 1 था, लेकिन ये 1 था क्योंकि और गेट है। अब जब ये 0 हुआ आफ्टर 10 नैनो सेकंड, ये पहले ही 0 था, ये चेंज नहीं हुआ, तो अब ये दोनों 0 हो गए, तो फिर ये अब दोनों 0 होने की वजह से इसने 0 होना है, ठीक है, लेकिन इसका अपना डिले 20 नैनो सेकंड का है, तो वो इफेक्ट के दोनों 0 हुए हैं, बाहर जाने में 20 नैनो सेकंड लगेंगे, यानी पहले यहां तक ये इफेक्ट चेंज नहीं हुआ और 20 नैनो सेकंड बाद ये 0 यहां पर आ जाएगा, 20 नैनो सेकंड आफ्टर 20 नैनो सेकंड, ये डिले का मकसद है।
इसका इम्पैक्ट, ये जो दोनों वन हुए हैं, इन दोनों के वन होने का इम्पैक्ट, ये इनिशियल था, ये 10 नैनो सेकेंड, ये 20 के बाद भी जीरो रहेगा, 30 पे जाकर इन दोनों वन का इफेक्ट यहाँ आएगा। ये डिले का मतलब है कि हर स्टेज पर अभी वो इंटरनली चीज ट्रेवल क्रॉस नहीं हुई है, तो वो रिफ्लेक्शन डिले के बाद होगी। ये इनकी डायग्राम में अगर आप डिले को कंसिडर करेंगे तो ये इफेक्ट आएगा। यही इनकी वेव फॉर्म अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ तक जीरो ही रहा और यहाँ जाके ये वन हुआ, ठीक है। इसकी वेव फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पे फर्ज करें ये वन था, अच्छा वन चलता ही रहा और इधर जाके ये जीरो हुआ। इसी तरह इसकी डायग्राम बना रहे हैं तो ये पहले वन था और पहले ही 10 सेकंड बाद जीरो हो गया। इस तरह ये वेव फॉर्म में आउटपुट में भी ऐसे ही नजर आएंगे। बिट पैटर्न पे डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह होगा। टेबल में यही बात लिखेंगे तो इसने जैसे यहाँ बनाई है टेबल में दिखा दी कि ये सारे पहले जीरो थे, ये पहले सारे ये सब जीरो थे और सडनली इन सबको वन किया। जब ये जीरो थे तो ये आउटपुट से जो हमने वहां बनाई, ई पर वन था, W1 पे जीरो था, डी पे वन था, ये जो अभी हमने इनिशियली डायग्राम पे बनाए तो वो ये था। जब इन सबको वन किया तो अभी वन करने पर इंस्टेंटेनियसली तो कुछ भी नहीं हुआ, ये सब वैसे ही रहे। 10 नैनो सेकेंड के बाद ये जो ये वाला पार्ट था जो ई है, जो इन्वर्टर जहां लगा हुआ है, ये ई जो है ये चेंज होगा 10 नैनो सेकेंड के बाद। अच्छा बाकी वो दो चेंज नहीं हुए जैसे मैंने वहां बताया था। 20 नैनो सेकेंड के बाद क्योंकि अभी उस और गेट पर, जो और गेट वाला पार्ट है उस पर अभी वो दोनों के जीरो होने वाला स्टेज अभी नहीं पहुंचा दोनों इनपुट्स का, तो अभी वो ये दोनों इनपुट्स यहाँ आप जीरो हो गई हैं इसके लिए, इस और गेट के लिए, मगर इसका अपना डिले क्योंकि 20 सेकेंड है तो ये अभी यहाँ चेंज नहीं हुआ। ये 10 फर्दर 20 के बाद चेंज होगा ये वाला। अब दोनों जीरो हो गए थे और इसको अब जीरो हो जाना चाहिए, मगर इसका अपना डिले है तो इस जगह जाके जीरो हुआ, यहाँ पर ये कायम रहा अगरचे इनपुट इसको जीरो की मिल चुकी थी। और इसी तरह आपका ये 30 सेकेंड पर आप जाएंगे तो अब वो जो एंड गेट पे दोनों वन आ गए थे यहाँ पर, उनका असर पहले यहाँ 10 पे नहीं हुआ, 20 पे नहीं हुआ, 30 पे ये वन हो गया। तो ये वो बात डायग्राम में उसने दिखाई है और इस तरह इसको बना के बताया। ये वो बिट्स की शक्ल में जो मैं बता रहा था वो है। यही बात अगर आप डायग्राम पल्सेस की शक्ल में देखें तो वो यहाँ है, इसकी फाइनल आउटपुट जो है यहाँ उन्होंने असल में फ्रैक्शनल वैल्यू में दिखाए हैं। अगर हम यहाँ ले लें कि फर्ज कीजिए ये जहाँ पर ये पहले जीरो चल रहे थे, ये इस जगह वो सारे वन हुए, ए बी और सी डायग्राम में ये सब जीरो 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 पे ही चल रहे थे। अगर हर 10 नैनो सेकंड बाद हम यहाँ देखें जीरो है, फिर 10 नैनो सेकंड जीरो, 10 नैनो जीरो जीरो, अभी जीरो थे, पहले ये जीरो थे, ये सब एक साथ वन हुए ए बी सी। फिर आप अब यहाँ यहाँ उसने 10 नैनो सेकंड यहाँ उसने ओवरऑल एक ग्राफ क्योंकि बनाया हुआ है, मगर एक्चुअली अब आप यहाँ पर देखें कि हर यहाँ से अब आप देखें कि हर 10 नैनो सेकेंड बाद क्या सूरत हाल वेव फॉर्म्स की होगी। 10 नैनो सेकेंड ये कोई यूनिट हर एक कोई 5.8 का है, तो इसलिए आपको कोई 5.8 और इधर जाके यहाँ कहीं इतने का 10 होगा, फिर एक और यहाँ से 10 होगा। बेहतर होता है कि ये स्केल को इस पॉइंट से 10-10 के गैप पे शो करता है, उसने ओवरऑल स्केल शो की है, जीरो उसने यहाँ लिया था इसलिए। तो आपके अब ये 10 नैनो सेकेंड, ये 20 नैनो सेकेंड, ये 30 नैनो सेकेंड वाले टाइम फ्रेम होंगे, उसके मुताबिक ये सारे जब वन हो गए तो फिर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका ई है, फर्ज करिए यहाँ पे जब वो जैसे ही वन हुए, ई 10 नैनो सेकेंड बाद ई पहले वन था, इन्वर्टर है वन था, तो 10 नैनो सेकेंड वो ये हो गया उसका असर जो हम दिखा रहे हैं ये ई में। अच्छा डी में हम देख रहे हैं कि डी में जब ये दोनों वन हुए तो डी 10 20 30 के बाद उसके ऊपर असर आया। ये तो अच्छा ये डी तो उसका है, सॉरी डी तो है इसका और का है, और का है। वो इफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ हुआ, लेट से वो देख लें, वो है हमारा डायग्राम में
W1 यहाँ वो बना हुआ नहीं है, फर्स्ट करो यहाँ W1 बना हुआ हो, ये W1 की वेव फॉर्म भी अगर यहाँ शो हो, तो वो इस चेंज के बाद जब ये तीनों 1 हुए तो ये पहले W1 0 था और ये फिर 10 20 30 10 20 30 के बाद ये जाकर 10 20 30 के बाद ये 1 होगा, ये 30 के डिले के बाद 30 नैनो सेकेंड बाद ये एंड गेट 1 होगा। और गेट पर ये जो इसका क्योंकि 20 डिले था, जब ये चेंज आया तो अब ये इस चेंज की वजह से अब उसको 0 हो जाना था, यहाँ पहले से 0 था, यानी इधर तो 0 था डी के आउटपुट पे, ये भी यहाँ 0 हो गया, तो इस पे अब चेंज आना था और गेट में, मगर वो अब 20 मिनट्स के बाद वो चेंज हुआ, नीचे गया। ठीक, तो मैं ये बता रहा हूँ वेव फॉर्म्स में डिले को इस तरह शो किया जाता है। बिट पैटर्न में आप टेबल में या डायग्राम पे डिले को शो कर सकते हैं और इन मामलात को डिस्क्राइब कर सकते हैं। HDL में उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे हमने प्रोग्राम में देखा, ये डिलेस को दिखाने के तरीके। अच्छा, अब हमने डिले देख लिए। अब जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम के हमें ये सर्किट जैसे आपने टेस्ट किया, इनपुट्स दी फिर आउटपुट्स दी, उस तरह टेस्ट किया, बिल्कुल इसी तरह आप इसमें सर्किट टेस्ट करते हैं। ये वो टेस्टिंग का है, आपका वो सिस्टम है जो आपने अभी बनाया था। अब ये सिस्टम विद डिले वाला जो बना चुके हैं वो सिस्टम है। अब आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं। टेस्ट के लिए इसकी इनपुट्स, ये सिस्टम की इनपुट्स ABC है और सिस्टम की आउटपुट DE है। ये हमारा सिस्टम है जो अभी हमने बनाया है। इसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। जब हम फिजिकली टेस्ट कर रहे थे तो हमने ये किया था, जो आपको दिखाया भी था, कि हमने इस जगह 1 और 0 के पैटर्न कनेक्ट किए और इधर LED लगा के देखे कि ये कब 1 और 0 होते हैं। ये टेस्ट करते हैं, ये टेस्टिंग। बिल्कुल यही टेस्टिंग आप यहाँ सॉफ्टवेयर में करेंगे। आप बाहर एक टेस्टर लगाएंगे, एक टेस्टर बनाएंगे, टेस्टर, टेस्ट यूनिट, टेस्ट बेंच इसका नाम इसमें अक्सर ये लोग यूज करते हैं। टेस्ट बेंच का सॉफ्टवेयर लिखेंगे, टेस्ट बेंच। उस टेस्ट बेंच में आप इस यूनिट को फीड करेंगे इनपुट्स और इसके आउटपुट्स को मॉनिटर करेंगे। यानी ये टेस्ट बेंच इधर इनपुट भी फीड करेगा और उसके आउटपुट्स को भी देखेगा और फैसला करेगा कि क्या हुआ। तो इस टेस्ट बेंच से कुछ आउटपुट्स निकलेंगी जो उसका इनपुट बनेंगी। ये आउटपुट्स होंगी इस टेस्ट बेंच की, इस टेस्ट बेंच के आउटपुट्स हैं और उसकी जाहिर है ये इनपुट्स हैं आपके सिस्टम की। इसको हम यूनिट अंडर टेस्ट भी कहते हैं, यूनिट अंडर टेस्ट और टेस्ट बेंच। इससे आउटपुट्स निकलेंगी, उसको कनेक्ट होंगी, जाएंगी, उसके अंदर से गुजरेंगी, कोई इधर से इसकी आउटपुट निकले। अब आपने देखना है ये क्या है। जैसे हमने वहाँ LED लगा के 1 0 देख लिया था, अब आप इस D को यहाँ इसमें लाओगे और E को भी इसमें लाओगे टेस्ट बेंच के सॉफ्टवेयर में, और आप ये इसकी इनपुट है टेस्ट बेंच, ये इन इनपुट्स को लेगा और देखेगा क्या ये मेरे प्रोग्राम के मुताबिक ये इनपुट्स हैं, ये सही हैं। अगर ये सही हैं तो ये कहेगा ओके गुड, अगर ये मैच नहीं कर रही तो ये कहेगा एरर। अब बेसिक हम ये करने के लिए हम पहला हिस्सा अप्लाइंग ऑफ दीज इनपुट्स पैटर्न जो हमने कहा था 0 0 से 1 1 करके अप्लाई करेंगे और देखेंगे। तो ये वो टेस्ट बेंच का सर्किट है। ये आपका है टेस्ट बेंच फॉर सिंपल दिस सर्किट, जो पीछे आपने बनाया वो यूनिट। इसके नाम अक्सर मॉड्यूल का रखते हैं आप, नाम कुछ भी रख सकते थे, आपका अपना मर्जी है, मगर आपका तरीका ये होता है आप T एक डालते हैं, T फॉर टेस्ट बेंच अंडरस्कोर, और जो भी आपका यूनिट है टेस्ट जिसको आप टेस्ट कर रहे हो उसका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, इजी प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चल जाए ये नाम कि इट इज ए टेस्ट बेंच फॉर दिस। इसके अंदर पैरामीटर नहीं होते, पैरामीटर नहीं है, ये यूनिट्स अंडर टेस्ट में तो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर के लिए पोर्ट्स होती हैं। इसके
इस लेवल पर आप बताते हैं कि मेरी क्या आउटपुट्स हैं और क्या इनपुट्स हैं। टेस्ट बेंच की जो आउटपुट्स हैं उसको आप एज ए रैग शो करते हैं। रैग एक टाइप है हमारी जो लैच लाइक है कि जो चीज इस पे आप डाल देंगे इस लाइन पे वो रुकी रहेगी और जब तक आप उसको चेंज नहीं करें। जैसे लैच या फ्लिप फ्लॉप होता है, उस पर जो भी कुछ आप डाल दें वो लैच रहता है। टेस्ट करते वक्त आप यहाँ जैसे स्विच से 1 और 0 कनेक्ट कर दिया, वो वहीं रहेगा जब तक कि आप उस रिजल्ट से कोई डिसीजन ना ले लें या चेंज ना करें, तो ये वहाँ रहेगा, ये स्टे करता है। ये वायर वाला जो होता है ये लाइव चीज है कि बस ये कनेक्टेड है और ये जो कुछ वहाँ है वो उसको मुस्तकिल पढ़ रहा है, और जब भी वो चेंज होगा उसको फौरन चेंज का पता चल जाएगा। ये वायर तो हम हमारे टेस्ट बेंच की ये आउटपुट है, टेस्ट बेंच की आउटपुट रैग, और टेस्ट बेंच की ये इनपुट जो डीई, वही नाम से ये डीई इनपुट है। आउटपुट और इनपुट के आपने वही नाम हमने रखे हैं, वो डी, क्योंकि कनेक्ट इस लाइन पे हुए हुए। अब आप यहां पर वो यूनिट जिसको टेस्ट करना है उसे लिखोगे सिंपल सर्किट, ये उसका नाम है, या आपका यूनिट अंडर टेस्ट जो है जिसको टेस्ट कर रहे हो उसका नाम प्रोग्राम में जो था, ये उस यूनिट का इंस्टेंस और ये उस यूनिट के इनपुट एंड आउटपुट। इसने मौजूद लेवल पर आउटपुट इधर लिखता है और इनपुट इधर लिखता है। ये आपने इंस्टेंशिएट कर दिया अपने यूनिट, इसको अब इस जगह एक्टिवेट किया, यूनिट लिया उसको एक्टिवेट किया, टेस्ट बेंच के इनपुट आउटपुट डिफाइन किए। अब आपने वो काम करना, ओके अप्लाई द इनपुट्स एंड फॉर टेस्टिंग द सर्किट। अप्लाई द इनपुट का तरीका ये है, इनिशियल कीवर्ड, इनिशियल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे फॉर अप्लाइंग द इनपुट्स जो कि टेस्ट बेंच के आउटपुट्स हैं उन्हें एक्टिवेट करने के लिए इनिशियल। और ये इनिशियल का ब्लॉक है बिगिन एंड एंड जो मैंने आपको बताया था। उसमें आपने कहा कि ए बी और सी, पहले आपने कहा ओके तीनों जीरो, यानी इन तीनों पर आप टेस्ट बेंच पे कह रहे हैं ओके यू अप्लाई जीरो ऑन दिस ऑल थ्री टू टू द यूनिट अंडर टेस्ट। ए बी और सी पे जीरो अप्लाई करो। जीरो अप्लाई करो कहने का तरीका इसमें ये है, एक्चुअली ये है लेवल आपके जीरो, जीरो और जीरो अप्लाई करो, ये कहना चाहते थे आप। लेकिन इसमें आप उसके डेटा की टाइप, डेटा की बिट की कॉन्फ़िगरेशन भी बयान करते हैं कि ये हेक्स का है या ये बाइनरी है या ये डेसिमल है। इसलिए ये आपने उसके साथ कहा है कि ये बाइनरी है और ये 1 बिट बाइनरी है। इसका मतलब है 1 बिट बाइनरी जीरो, 1 बिट बाइनरी जीरो, 1 बिट बाइनरी जीरो, एक्चुअली 000 आपने अप्लाई किया। ये अप्लाई किया, ओके सर्किट चला, उस पर कुछ, फिर आपने कहा ओके आफ्टर 100 नैनो सेकेंड अब तुम ये अप्लाई करो, अब ए को 1 कर दो, बी को भी 1 कर दो, सी को भी 1 कर दो, और ये टाइप है कि 1 बिट है, ये भी 1 बिट का डाटा है, तीनों को 1 कर दो। ये है टेस्ट बेंच पे किस तरह आप फीड करेंगे वैल्यूज, ये आपने काम किया और ये बस काम खत्म हो गया। फिर आपने ये कहा ओके ऑलराइट, अच्छा हमने अब ये बताया कि भाई टेस्ट बेंच से अपने इस यूनिट अंडर टेस्ट को जो आप टेस्ट कर रहे हो पहले जीरोज अप्लाई कर दो एबीसी पे, और फिर आफ्टर 100 नैनो सेकेंड आप वंस अप्लाई कर दो। ख्याल रहे यहाँ पर आपका वो टाइम स्केल वाली स्टेटमेंट होगी जिससे वो 100 को 100 नैनो सेकेंड समझेगा। तो ये इनपुट्स चेंज किए हैं आपने यहाँ। फिर यहाँ आपने फिर यही इनिशियल दे के बताया कि आफ्टर 200 नैनो सेकेंड आपने फिनिश करना है इस टेस्टिंग को। तो इससे कहने का तरीका टोटल टाइम ऑफ टेस्टिंग इनिशियल, इसको एक और इनिशियल ब्लॉक में, हर टेस्ट का आपका स्टेटमेंट इस इनिशियल में है, ये आपके इनपुट्स चेंज करने का है और ये आपने फिर इतने टाइम दिया है कि ये अभी वर्क करे। तो
टिल फिनिश, और ये मॉड्यूल एंड हो गए। इससे क्या होगा, ये अब मैंने ये डायग्राम अच्छा हुआ कि आपको उस वक्त फिजिकल पे ही समझा दी थी। अब आपके ये सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में ये है कि आपने जो स्केल अपनी वहाँ टाइम स्केल सिलेक्ट किए, उसके हिसाब से आपके ये ABC 100, जैसे शुरू में आपने 0 अप्लाई किए फॉर 100 नैनो सेकेंड, 0 सब पे रहे, यहाँ से यहाँ तक लेके 100 नैनो सेकेंड था। आपने 100 सेकेंड पहले ABC अप्लाई किए थे और तीनों पे 0 दिए थे, सारों में ये 0 है और 100 नैनो सेकेंड तक 0 रहा। फिर आपने सबको 1 करने का कहा, ये सारे 1 हो गए। जब ये सबको 1 करने को कहा तो तमाम गेट्स में, जैसे मैंने यहाँ लॉजिक समझाई थी, आपकी आउटपुट D पर ये चेंज इस तरह आए, यानी ये अब जब 1 हुए तो ये फर्ज करो ये वाला 120 पे जाकर चेंज हुआ। ये वाला, अगर ये वाली लाइन भी बनी हुई होती यहाँ तो ये 130 पे जाके चेंज हुई, ये वाला 110 पे जाके चेंज हुआ, और फिर आगे चेंज हुए जो आगे ये चेंजेस को फर्दर। तो ये वेव फॉर्म हर टाइम स्लॉट जो आपकी दी हुई है, उसके बाद आप इसके अंदर क्या वेरिएशन आ रही है वो ये टाइम वाइज पिक्चर आपको दे देगा। ये इसका ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको ये बिहेवियर दिखाएगा। और आपने ये काम कहा था मैं 200 नैनो सेकेंड तक जारी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट से इनिशियल एंड तक ये 200 नैनो सेकेंड है, और ये 100 उससे पहले के थे और 100 उसके बाद वाले, जिनमें ये पिक्चर बाद की है चेंज के बाद, ये चेंज से पहले। तो ये आपको सॉफ्टवेयर ये पिक्चर भी पूरी बना देगी, और यू विल फुल्ली एनालाइज द सर्किट जो आप टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, डू यू गेट दैट? ये बात समझ आ गई आपको? चलें, अब हम इसको अब नेक्स्ट क्लास में अपनी, हमने ये बेसिक डायग्राम को फिजिकली कनेक्ट करना, उसके डिलेस को डिफाइन करना, उसके टेस्ट बेंच को बना के उसको टेस्ट करना, और टेस्ट के होने के बाद उसके बिहेवियर की वेव फॉर्म प्लॉट करना, ये सारा कुछ सीख लिया है। अब आप ये वेरीलॉग का सॉफ्टवेयर जो इजीली फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप इंस्टॉल करोगे आप सब लोग, और ये वाली एग्जांपल पहले उसे चला के इसके सारे पार्ट्स देखोगे कि ये सब कुछ ऐसे होता है और इसके क्या मायने हैं, ताकि अब जो हमारी अगली आपको असाइनमेंट मिलेगी वो इस उसमें ये शामिल होगा कि जो भी कुछ आप डिजाइन करें, एक्चुअली हम आपका लेट से वही डिजाइन जो आपने अभी पीछे बनाया है एक्सक्लूसिव वॉर का बाय द बेसिक गेट, हम आपसे कहेंगे कि ओके आप वही ये कोड लिखकर और देखें कि उसका बिहेवियर आप इस तरह डिस्क्राइब कर सके, इस तरह टेस्ट कर सके या नहीं। ये आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है विच यू शुड बी एबल टू डू। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।